हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास में हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी भी हम प्रोग्रामिंग शुरू करें तो सी लैंग्वेज से शुरू करनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता कि अगर हम सी लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग शुरू ना करें तो हम कोई और लैंग्वेज को सीख नहीं सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि सी एक एक अलग टाइप के प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है जिसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा, हम जो एक बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हैं वो बेसिकली फंक्शंस में डिवाइडेड होगा। तो हमारा जो समझो ये मेरी एक फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इस फाइल का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे ये मेरी फाइल है सैम्पल डॉट सी। तो मैंने सैम्पल डॉट सी एक फाइल बनाई। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल के अंदर मैं बहुत सारे फंक्शंस बना सकता हूँ। ओके, तो इस फाइल के अंदर मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगा। जैसे हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो बहुत ज़रूरी होता है सी की तरह जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें रन करने के लिए। उस फंक्शन को हम कहते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, वो है हमारा मेन फंक्शन। वो है हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेन फंक्शन है ये एक अलग कैटेगरी ऑफ फंक्शन में बिलोंग करता है। जैसे हम कहते हैं मेन कैसा टाइप का फंक्शन है, मेन जो है वो एक्टिव टाइप का फंक्शन है। तो अगर मुझे फंक्शंस को दो तरह से डिवाइड करना, अगर मुझे फंक्शन को कैटेगराइज करना है तो मैं फंक्शन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करूंगा कुछ इस तरह से दैट जो लेफ्ट साइड का मेरा फंक्शन टाइप होगा या जो पहला कैटेगरी है मेरे फंक्शन का, उसे मैं कहूँगा एक्टिव फंक्शन। उसे मैं कहूँगा एक्टिव फंक्शन। और जो अनदर कैटेगरी है उसे कहूँगा पैसिव फंक्शन। तो दो कैटेगरी में मेरे प्रोग्रामिंग को डिवाइड कर सकता हूँ। पहले जो कैटेगरी है फंक्शंस की वो है एक्टिव टाइप के फंक्शन, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है पैसिव टाइप के फंक्शंस। ओके, और यहाँ पे क्या है कि ये जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे मेन जो होता है वो एक्टिव कैटेगरी ऑफ फंक्शन में आता है। तो मेन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, एक्टिव कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे एक्टिव का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर ये प्रोग्राम मैं कंप्यूटर को देता हूँ एग्जीक्यूशन के लिए, अगर ये प्रोग्राम मैं कंप्यूटर को देता हूँ एग्जीक्यूशन के लिए और इसमें मेन की तरह हम और बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। जिस तरह हमने मेन बनाया है उसी तरह से हम और भी सारे फंक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझो मैं आपको बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमने क्या किया, ऐसे करके बहुत सारे अदर फंक्शंस क्रिएट किए जो अलग अलग काम के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे पहला एक फंक्शन बनाता हूँ। ये क्या कर सकता है, ये मेरे अकाउंट, सपोज मेरे पास एक बैंक का अकाउंट है, ये उसका बैलेंस चेक कर सकता है। ये जो फंक्शन है क्या करेगा, ये बैंक का बैलेंस चेक करेगा। ओके, बैंक का बैलेंस चेक करेगा। जो दूसरा फंक्शन होगा वो डिपॉजिट का काम करेगा। ओके, अगर मुझे मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं तो ये डिपॉजिट टाइप का जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। और उसी तरह जो एक तीसरा फंक्शन होगा वो हेल्प करेगा मुझे विड्रॉ करने के लिए। तो अगर मुझे मेरे बैंक के अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं तो मैं इस तीसरे फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये विड्रॉ का फंक्शन हो गया। तो इस तरह से मेरा एक प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में मेरे पास एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अलावा मैंने बैलेंस चेकिंग का एक फंक्शन बनाया है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट का फंक्शन बनाया, अकाउंट में पैसे को विड्रॉ करने के लिए विड्रॉल का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी में क्लासीफाई करूँगा तो मेन ही एक ऐसा फंक्शन है जो एक्टिव कैटेगरी में आता है, और बाकी सारे जो फंक्शन है वो सब पैसिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब एक्टिव और पैसिव का क्या फंडा है कि अब हमें ये पता है कि अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो हमारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे अगर हम सैम्पल डॉट सी फाइल को देखेंगे तो अगर समझो ये मेरा प्रोसेसर है, अगर समझो ये मेरा प्रोसेसर है, कलर चेंज कर देता हूँ। ओके,
समझो ये ब्लू कलर का सर्कल क्या है, ये हमारा प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर को बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर का बॉक्स है एक, और बहुत सारे पर्पल या पिंक कलर के बॉक्सेस हैं जो कि एक बड़े से रेड बॉक्स में बंद है। तो मेरा जो बड़ा सा रेड बॉक्स है वो क्या है, हमारा सी का कोड जो हम लिख रहे हैं। और ये जो बॉक्सेस है वो क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं जो हम अपने प्रोग्राम में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर मुझे कोई सी की तरह का कोई लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज में मैं कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो प्रोसेसर क्या करेगा, इन सारे फंक्शंस में से इन सारे फंक्शंस में से मेन को सर्च करेगा। ओके, या फिर अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो इन सारे फंक्शंस में से वो एक्टिव फंक्शन को सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्टिव फंक्शन है जो मेन है, यानी कि अगर मुझे मेन को रन करना है तो प्रोसेसर उसके लिए हार्ड कोडेड है, वो ढूंढ लेगा पूरे प्रोग्राम में कहाँ पे मेन फंक्शन है और वो वहाँ से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। तो प्रोसेसर ऑलवेज स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ कोड फ्रॉम मेन फंक्शन। तो प्रोसेसर कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो सारे फंक्शंस में से मेन फंक्शन को ढूंढेगा और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। इसलिए मेन को हम कहते हैं एक्टिव फंक्शन। प्रोसेसर किसी और फंक्शन को नहीं देखेगा, वो सिर्फ मेन को ही सर्च करता है। ओके, तो इस तरह से मेन जो होता है वो एक्टिव कैटेगरी में बिलोंग करता है, और बाकी सारे फंक्शंस जो हम बनाएंगे मेन को छोड़ के, वो सारे के सारे पैसिव कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो ये सेटअप क्लियर है। यहाँ पे एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर का काम क्या होगा, जो भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं उसे रन करना है। रन करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में। सी क्या होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी मैं मेरे कोड को छोटे 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 फंक्शंस में ब्रेक कर सकता हूँ। अब ये जो फंक्शंस हैं उन्हें मैंने एक्टिव और पैसिव कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये जो एक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि मैं मेरे प्रोसेसर को बहुत सारे फंक्शंस दे रहा हूँ, और जब प्रोसेसर को काम शुरू करना होगा तो वो सारे फंक्शंस में से सबसे पहले ढूंढेगा मेन कहाँ पे है। ओके, और वो मेन को ढूंढ के मेन का एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। अब आगे क्या होता है, जैसे हमने ये मेन प्रोग्राम को बनाया हुआ है, मेन प्रोग्राम क्या है, कुछ इस तरह से प्रोग्राम है कि वो जो होगा वो यूज़र से भी बात करेगा। मेन जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, बेसिकली यूज़र से कम्युनिकेट करेगा। तो लेट्स सपोज कहीं पर मैं मेरा यूज़र को बना देता हूँ। ठीक है, तो समझो कि ये पिंक वाला जो है हमारा यूज़र है। ओके, तो ये पिंक वाला कौन है, हमारा यूज़र है। उसे सी प्रोग्राम यूज़ करके क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, या फिर डिपॉजिट चेक करना है, या फिर कुछ विड्रॉ करना है। तो उसे क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए जिसकी मदद से वो कंप्यूटर से बात कर सके। और इस यूज़र ने सिलेक्ट किया कि मुझे सी लैंग्वेज यूज़ करना है, इस लैंग्वेज में मैं कंप्यूटर से बात करना चाहता हूँ। तो जब भी ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, तो जो यूज़र होगा उसे क्या करना होगा, उसे अपना अमाउंट बताना पड़ेगा कि कौन से कितने अमाउंट मुझे क्या करने हैं, विड्रॉ करने हैं, या फिर कितने अमाउंट मुझे डिपॉजिट करने हैं, या फिर मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। ये सारी डिटेल्स मुझे प्रोग्राम को बतानी पड़ेगी। ये सारी डिटेल्स यूज़र को प्रोग्राम को बतानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे मेन को कुछ इस तरह से बनाया है, यानी हम जो मेन को बनाते हैं, मेन का पर्पस होता है कि मेन का प्राइमरी पर्पस होता है कि वो जाके यूज़र से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। वो जाके क्या कर सके, यूज़र से कम्युनिकेट कर सके। तो यूज़र से कम्युनिकेशन का पार्ट या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेन फंक्शन के अंडर में आती है। मेन फंक्शन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या कर सके, यूज़र से कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, तो जब यूज़र से कम्युनिकेशन होगा तो यूज़र कुछ बातें मेन फंक्शन को बताएगा, और मेन क्या कर सकता है, अगर उसे कुछ क्वेरी होगी, यानी क्या कर रहे हैं हम, मेन फंक्शन को बुला रहे हैं कि अरे यार मेरा एक काम है वो तो कर दें। अब मेन फंक्शन क्या करेगा, वो काम तो करने जाएगा, बट अगर वो काम करने में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, यूज़र से पूछ भी सकता है। तो इसलिए मेन और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो यूज़र अपनी बातें मेन फंक्शन को बता सकता है, और मेन को अगर कुछ क्वेरी होगी उस काम को कंप्लीट करने में तो वो यूज़र से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो अगर यूज़र को कोई बात मेन फंक्शन को बतानी होती है तो यहाँ पे भी मुझे एक फंक्शन लगेगा। ओके, यानी ये जो कम्युनिकेशन होगा मेन और यूज़र के बीच में, उसके लिए भी मुझे क्या लगेंगे, फंक्शंस लगेंगे। पर जो सी के डेवलपर थे उन्होंने देखा कि
ये तो काम कैसा है, कॉमन काम है, कोई भी प्रोग्राम बनेगा उसमें यूजर तो क्या करेगा, मेन फंक्शन से इंटरेक्ट करेगा ही, मेन को कुछ इनपुट देगा और मेन फंक्शन क्या करेगा, अगर यूजर से कुछ आउटपुट दिखाना होगा तो वो क्या करेगा, यूजर को अपनी आउटपुट बता सकता है। तो इसलिए एक अलग अलग एक फाइल बना दिया, यानी जो डेवलपर्स थे सी के, उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम बनाएगा, यानी कौन ये प्रोग्राम बनाता है, ये प्रोग्राम एक थर्ड पार्टी बनाती है, थर्ड एंटिटी बनाती है, जिन्हें हम डेवलपर्स कहते हैं। तो जो प्रोग्रामर होगा वो जब ये प्रोग्रामिंग करने जाएगा, ओके, तो प्रोग्रामर का फोकस होना चाहिए कि वो क्या करे, वो जो होगा वो बैलेंस चेकिंग का फंक्शन बनाए, डिपॉजिट का फंक्शन बनाए, विड्रॉ का फंक्शन बनाए। बट ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, जहाँ पे यूज़र और मेन फंक्शन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो पार्ट क्या करेगा कि इस चीज़ को हम ऑलरेडी क्रिएट करके यूज़र को दे देते हैं। ठीक है, यानी जब मैं सी का कंपाइलर डाउनलोड करता हूँ तो सी के कंपाइलर के साथ मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, रेडीमेड फंक्शंस। ओके, तो उन उन फंक्शंस को हम अलग से फाइल्स में बना के रखते हैं, उन्हें हम अलग अलग फाइल्स में बना के रखते हैं, या फिर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाया उन्होंने ये फाइल्स को बना के रखा हुआ है। तो इन फाइल्स को हम कहते हैं हेडर फाइल्स, इन फाइल्स को हम कहते हैं हेडर फाइल्स। ओके, तो ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो क्या स्टोर करते हैं, जो स्टोर करते हैं रेडीमेड कोड्स। ओके, जो क्या स्टोर करेंगे, रेडीमेड कोड्स को स्टोर करते हैं। तो जैसे हमारा सैम्पल डॉट सी है, वैसे ही हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी हमारे पास में कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये भी फंक्शन जो होंगे वो पैसिव फंक्शन होंगे, तो इन्हें भी मैं सेम कलर से फॉलो करता हूँ कि ये जो भी फंक्शन होगी, ये कौन से फंक्शन है, ये हेडर फाइल्स के अंदर के सारे फंक्शन पैसिव फंक्शन के कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि मेन को छोड़ के सारे एक्टिव हैं। अब इन जैसे ये एक हेडर फाइल बना है, वैसे मेरे पास बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। तो हेडर फाइल्स का हमारे पास पूरा खजाना पड़ा हुआ है, और ये प्रॉपरली बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होकर हमें मिलते हैं कि हम उन्हें कुछ बहुत बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, और जो भी हमारा काम होगा, जो भी हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं एज अ डेवलपर, उसे अच्छी तरह से और इजीली और फास्टर वे में डेवलप कर सकें। ओके, तो ये हेडर फाइल 1 है, ये हेडर फाइल 2 है, ये हेडर फाइल 3 है, ऐसे करके बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जैसे समझो कि ये जो पहली हेडर फाइल है मेरे पास, जो पहली हेडर फाइल है, इस फाइल में मैंने फंक्शंस बताए हैं जो क्या कर सकता है, यूज़र से इनपुट और आउटपुट, ये जो यानी जो यूज़र से कम्युनिकेशन की बात है ना, उसे हैंडल कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मेन फंक्शन को यूज़र को कोई बात बतानी होगी, अगर मेन फंक्शन को यूज़र को कोई बात बतानी है या पूछनी है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन तुम ढूंढ रहे हो, जैसे यूज़र एक अपना बैलेंस चेक करना चाह रहा है, तो पहले तो मेन फंक्शन पूछेगा उससे कि तुमको करना क्या है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ओके, और उसके बाद वो यूज़र जब बताएगा कि अरे मुझे तो बैलेंस चेक करना था, फिर मेन फंक्शन क्या करेगा, या फिर जो मेरा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे इस केस में अगर यूज़र को बैलेंस चेक करना होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले मेरे कंप्यूटर को पूछना पड़ेगा, या जो मेरा प्रोग्राम है यानी जो मेरा मेन फंक्शन है, वो यूज़र से पूछेगा कि व्हाट यू वांट टू डू। ओके, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए सी लैंग्वेज में एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है printf। ओके, और ये इनबिल्ट कैटेगरी में आता है, रेडीमेड कैटेगरी में आता है, यानी ये कोई हेडर फाइल में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल समझो ये जो पहला वाला बॉक्स है, इस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। ओके, तो इस फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ है। अब मुझे यूज़र से पूछना है कि आपको करना क्या है, मेरे पास तीन ऑप्शन है, लेकिन ये पूछने के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए प्रिंट एफ। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रिंट एफ जो है एक अलग फाइल में स्टोर है, ये प्रिंट एफ क्या है, एक अलग फाइल में स्टोर है जो अभी मेरे सैम्पल डॉट सी में अवेलेबल नहीं है, मेरे सैम्पल डॉट सी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट एफ फंक्शन को मैं यूज़ कर सकूँ मेरे प्रोग्राम में,
तो किसी ना किसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल को लिंक करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल्स को मुझे लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा दोनों फाइल्स के बीच में। इसे मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, सेम सेम कलर्स हो रहे हैं, तो एक रेड कलर ले लेते हैं। और तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों फाइल को क्या कर दूंगा, एक दूसरे से लिंक कर दूंगा। ओके, अब क्या हो गया, अब जब ये दोनों फाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तब मेन फंक्शन ये रेड वाली एरो को पकड़ के हेडर फाइल्स में जाएगा और वहाँ से प्रिंटफ फंक्शन को बुला लेगा, या फिर प्रिंटफ फंक्शन को रन कर देगा, बुलाएगा नहीं। बेसिकली मेन फंक्शन जाएगा प्रिंटफ के पास और प्रिंटफ को रन करेगा, और रन करके फिर से रिटर्न आ जाएगा आगे का काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे ये कनेक्शन बनाना है, ये कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं जिसका नाम है हैश इंक्लूड। ओके, जिसका नाम है हैश इंक्लूड। और अगर इस हैश इंक्लूड के ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के अंदर मैं जिस भी हेडर फाइल का नाम दूंगा, उस हेडर फाइल के साथ हमारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी जो प्रिंटफ फंक्शन होता है वो कौन से हेडर फाइल में मिलता है मुझे, वो मिलता है मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच के हेडर फाइल में। ओके, सो इस हेडर फाइल को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्शन क्रिएट होगा उसके बाद में stdio.h हेडर फाइल से मेरा सैम्पल डॉट सी का कोई भी फंक्शन प्रिंटफ को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो मेन का फंक्शन हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, बैलेंस हो या विड्रॉ हो, कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है, सैम्पल डॉट सी के फाइल से stdio.h फाइल से सारे फंक्शंस को एक्सेस करके उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अगर मुझे मोर प्रिसाइज होना है तो ये हेडर फाइल का एक नाम है, इस हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio.h। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या देखा कि हमने एक सी में प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया और बहुत सारे बैलेंस डिपॉजिट विड्रॉ के फंक्शन बना दिए हैं। अब मेन का इम्पोर्टेंस क्या है कि मेन जो होता है वो एक एक्टिव फंक्शन होता है। एक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब प्रोसेसर जब भी सी के प्रोग्राम को रन करने जाएगा वो सबसे पहले ढूंढेगा कि मेन कहाँ पे है, और जहाँ पे उसे मेन मिलेगा वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। अब मेन के अलावा जो भी फंक्शन होंगे वो पैसिव फंक्शन हो गए, क्योंकि प्रोसेसर जो होगा मेन को ही एक्टिव मानता है और बाकी किसी को एक्टिव नहीं मानता है, और वो मेन को ही रन करेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं यूज़र के लिए, यानी यूज़र को अगर कोई टास्क परफॉर्म करना होगा तो वो हमारे प्रोग्राम को यूज़ करेगा। जब वो प्रोग्राम को यूज़ करता है तो एक बेसिक कम्युनिकेशन के लिए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होने चाहिए जो हर एक लैंग्वेज में होते हैं। तो सिंस ये इनपुट एंड आउटपुट का जो ऑपरेशन होता है वो बहुत कॉमन ऑपरेशन है और हर एक प्रोग्राम में करना होता है, इसलिए जो डेली यूज़ की जैसे चीज़ें होती हैं ना, डेली यूज़ के प्रोसेस होंगे, वैसे ये डेली यूज़, डेली नहीं, हर एक प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो इन्हें क्या किया डेवलपर्स ने, जो सी के डेवलपर्स थे उन्होंने ऑलरेडी बना के एक प्रॉपर हेडर फाइल में अरेंज करके रख दिया। यानी इन्होंने एक बड़ा सा सूटकेस बनाया और उस सूटकेस में बहुत सारे बैगेज को पुटअप किया, और हर एक बैगेज क्या होगा, अलग अलग काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे उस अगर अगर मैं सी के सूटकेस को ओपन करूंगा तो वहाँ पे मुझे एक बैगेज मिलेगा जिसका नाम stdio.h है, और अगर मैं उस बैगेज को ओपन करूंगा तो उसके अंदर मुझे इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बैगेज है, ये सूटकेस के अंदर का जो बैगेज है और जो मेरा प्रोग्राम है वो दोनों अलग अलग जगहों पे है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सैम्पल डॉट सी का प्रोग्राम है वो इस सूटकेस के बैगेजेस को यूज़ कर सके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, सो हैश इंक्लूड की हेल्प से हम ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और जैसे ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा अब क्या होगा, सैम्पल डॉट सी के अंदर जितने भी फंक्शन है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो बैलेंस हो, चाहे डिपॉजिट हो या विड्रॉ हो, ये सारे के सारे फंक्शंस stdio.h के प्रिंटफ फंक्शन को या जो भी फंक्शंस अवेलेबल होंगे उन सारे फंक्शंस को रन कर सकते हैं। ओके, अब एक बात और इम्पॉर्टेंट होगी कि प्रोसेसर मेन को एक्टिव मानता है, इसलिए प्रोसेसर तो मेन को रन कर देता है। अब मेन को छोड़ के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो गए, 3 4 5 6 बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शन कैसे रन करेंगे, तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन को रन करना होगा तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, हमें उस फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ओके,
तो यहाँ पे हेडर फाइल्स के अंदर मुझे क्या मिलता है, हेडर फाइल के अंदर मुझे मिलेगा फंक्शन का डेफिनेशन। हेडर फाइल्स के अंदर क्या मिलता है हमें, हेडर फाइल के अंदर मुझे मिलेगा फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे वो फंक्शंस के कोड मिल जाएंगे, जैसे कि मेन और बैलेंस और डिपॉजिट का फंक्शन डेफिनेशन सैम्पल डॉट सी में मिल जाएगा। ओके, यानी जो पूरे बड़े बड़े बॉक्सेस है वो क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है। यानी कि हमने यहाँ पे पूरे फंक्शन को क्या किया हुआ है, अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है, फुलफिल विथ प्रॉपर कोडिंग। ओके, बट अगर इन्हें मुझे रन करना होगा, यानी क्रिएट नहीं, क्या करना है मुझे, अगर रन करना है तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है फंक्शन कॉल। हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे जब प्रोग्रामिंग करोगे। फंक्शन कॉल से क्या होगा, कोड रन हो जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन का क्या मतलब है कि ये फंक्शन का कोड है और हमारा फंक्शन जब रन होगा तो ये स्टेप्स फॉलो करके इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो आई गेस हेडर फाइल्स का रोल क्लियर हो गया होगा। और stdio.h को अगर मुझे मेरे कोड से इंक्लूड करना है या कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम हैश इंक्लूड को यूज़ करते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से मेरा आर्किटेक्चर हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे किसी दूसरे हेडर फाइल को इंक्लूड को यूज़ करना है मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए मुझे दूसरी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा हमारी सैम्पल डॉट सी फाइल के अंदर। अदरवाइज सिर्फ अभी इवन दो मेरे पास बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, बट उसमें से सिर्फ मैं stdio.h हेडर फाइल को क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे प्रिंटफ फंक्शन होता है वैसे stdio.h से scanf का भी फंक्शन मिल जाता है। तो समझिए जो दूसरा बॉक्स है ये है हमारा scanf फंक्शन। ओके, तो जिस तरह से प्रिंटफ फंक्शन है उसी तरह से scanf फंक्शन होगा। तो एक कनेक्शन बन गया है, तो अब मैं इस फाइल में, यानी ये जो हेडर फाइल है stdio.h की, उसमें जब मन होगा तब जाऊंगा और जितने टाइम मुझे फंक्शन को रन करना होगा उतने टाइम में जाके फंक्शन को रन करके वापस अपने प्रोग्राम में आ सकता हूँ। तो कुछ एक टनल जैसा हमने क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर से हम कभी भी जा सकते हैं हेडर फाइल के अंदर, वहाँ पे जाके वहाँ के कोड को रन कर देंगे और जो भी आउटपुट आएगा वो लेके हम रिटर्न आ सकते हैं वापस। ओके, तो अब फंक्शन कॉल होगा तो ही फंक्शन रन होंगे। यानी अगर मुझे यूजर बोलेगा, जैसे हमने यूजर से क्या पूछा कि व्हाट यू वांट टू डू, और उसके बाद यूजर क्या करेगा, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से, यूजर क्या करेगा, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से वो हमारे मेन प्रोग्राम को बता सकता है। तो हमारे मेन प्रोग्राम को बता सकता है कि मुझे क्या करना है, यानी स्टेप नंबर 2 पे बताएगा कि मुझे क्या करना है, कि मुझे तो मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करना है। मुझे क्या करना है, अकाउंट बैलेंस चेक करना है। ओके, तो जैसे ही यूज़र ने कंप्यूटर को बताया कि मुझे मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करना है, ओके, अब मेन फंक्शन क्या करेगा, अब मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन है ना, कॉल कर देगा किसे, बैलेंस फंक्शन को। मेन फंक्शन किसे कॉल करेगा, बैलेंस फंक्शन को। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन जैसे ही बैलेंस फंक्शन को कॉल करेगा, बैलेंस फंक्शन रन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कॉल करोगे तो क्या होगा, फंक्शन रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेन जैसे ही बैलेंस फंक्शन को कॉल करेगा, बैलेंस फंक्शन क्या होगा, रन होना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस फंक्शन में जो भी हमने कोड लिखे होंगे वो रन करेगा, और जो अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, तो जैसा हमने यहाँ पे stdio.h के साथ एक टनल क्रिएट किया था, उसी तरह से जब मैं मेन फंक्शन से बैलेंस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे भी एक टनल क्रिएट हो जाएगा जिसकी हेल्प से हम मेन के कंटेंट को लेके बैलेंस फंक्शन के अंदर जा सकते हैं, और बैलेंस फंक्शन के अंदर जो भी डेटा होगा उसे हम एज अ रिटर्न वैल्यू, एज आउटपुट लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमने बैलेंस फंक्शन को कुछ इस तरह से बनाया है कि वो यूजर के अकाउंट को चेक करेगा और जो भी बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो मेन फंक्शन को क्या करेगा, वापस दे देगा। वो क्या करेगा, मेन फंक्शन को वापस दे देगा। ओके, और अगर आपको एक चीज़ और जाननी है, तो ये सारी डेटा है कहाँ पे, जो हम डेटा देख रहे हैं जैसे अकाउंट का बैलेंस या फिर जो अमाउंट करना है, तो ये सारे डेटा मुझे मिलेंगे कहाँ पे। तो फिलहाल ये सारे डेटा होने चाहिए कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, जिसे हम कहते हैं रैम, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रैम। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बैलेंस फंक्शन होता है ना, ये बैलेंस फंक्शन क्या करेगा, ये जाएगा, ये जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा और यहाँ पे जाके चेक करता है कि कितना अकाउंट का बैलेंस होगा। और ये बैलेंस चेक होने के बाद में
जैसे उसे आंसर पता चल गया, वो आंसर किसे बता देगा, मेन फंक्शन को। ओके, अब क्या हो गया कि मेन ने अपना काम कर दिया, उसने बैलेंस को कॉल किया, बैलेंस गया कंप्यूटर की मेमोरी में, और कंप्यूटर की मेमोरी में जाने के बाद में उसने चेक कर लिया कि जो यूज़र है उसका अकाउंट बैलेंस जैसे 10,000 है। उसने अब बैलेंस फंक्शन ने क्या किया, 10,000 की वैल्यू मेन को रिटर्न कर दी। ठीक है, अब जैसे ही वैल्यू रिटर्न होगी, मेन को पता चल गया कि यूज़र का बैलेंस 10,000 है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब मेन फंक्शन को यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा बैलेंस जो है वो 10,000 है। अब इसे बताने के लिए क्या होगा, इसे बताने के लिए अब मेन फंक्शन को फिर से जाना पड़ेगा stdio.h हेडर फाइल के अंदर, वहाँ से रन करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन को, और इस तरह से हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट होगा। यानी ये जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो आउटपुट आया वो डिस्प्ले हो जाएगा। यानी थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अकाउंट बैलेंस की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अकाउंट बैलेंस को डिस्प्ले कर देंगे। तो डिस्प्ले जब भी मैं बोलूँगा, डिस्प्ले मतलब हमारे जो स्क्रीन होगा कंप्यूटर का, वहाँ पे अकाउंट बैलेंस की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारा कोड कुछ इस तरह से रन करेगा। अगर हम फिर से इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करना चाहते हैं तो शॉर्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर है वो है फिलहाल इन दो मेन पीसेस में। ठीक है, अगर मैं मेरे कंप्यूटर को जानना चाहूँगा तो ये गलत देता हूँ। तो जो मेरा कंप्यूटर है वो अरे एक सेकंड। ओके, जो हमारा कंप्यूटर होता है बेसिकली ये दो मेन कंपोनेंट से मिलके बनता है, प्रोसेसर और रैम। किससे बनके बनेगा, ये हमारा कंप्यूटर है, ये बनता है प्रोसेसर और रैम की हेल्प से। प्रोसेसर और रैम जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी प्रोसेसर रैम में कभी भी जा सकता है और वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हें उठा के लेके आ सकता है, उन चीज़ों को चेंज कर सकता है, और चेंज करने के बाद में फिर से जो आंसर आ रहा है उसे रैम में स्टोर कर सकता है। सारा का सारा डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, सारा का सारा डेटा मुझे मिल जाएगा रैम के अंदर। ओके, और इन डेटा को चेंज कौन करता है, इन सारे डेटा को चेंज करेगा हमारा प्रोसेसर, हमारा प्रोसेसर। तो अगर हमारा प्रोसेसर बहुत सारी चीज़ें करना जानता है तो वो रैम में जाएगा, जो भी डेटा होगा सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म करेगा, और फिर रिजल्ट जो होगा वो रैम के अंदर फिर से स्टोर कर देता है। तो ये एक इंट्रोवर्ट की तरह काम करता है, खुद का सारा काम कंप्लीट करता है। बट अगर मुझे इस प्रोसेसर को यूज़र के साथ इंटरैक्ट कराना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लगेगी। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लगेगी, हमने क्या लिया, सी प्रोग्रामिंग लिया। सी प्रोग्रामिंग की में हमने एक कोड लिख दिया, उसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक डिपॉजिट का फंक्शन है, बैलेंस का फंक्शन है, विड्रॉ का फंक्शन है। ठीक है, अब जब ये मेन फंक्शन बन जाएगा, मेन फंक्शन तो बन गया, रेडी हो गया, ये किसने बनाया, ये हमारे पास एक थर्ड एंटिटी होती है जिन्हें हम भूल गए। ओके, सो ये जो तीसरी एंटिटी है ये सारे कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है, जो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो है हमारे डेवलपर्स, हमारे प्यारे डेवलपर्स लोग। ओके, तो ये जो डेवलपर्स होंगे वो क्या करते हैं, ये कोड करेंगे। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, तो जो हमारे डेवलपर्स हैं वो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो डेवलपर्स ने जैसे ये कोड लिखा, कोड रेडी हो गया। कोड में क्या लिखा उन्होंने, एक मेन फंक्शन बनाया, एक बैलेंस का फंक्शन बनाया, एक डिपॉजिट का फंक्शन बनाया, विड्रॉ का फंक्शन बनाया। अब जैसे ये कोड को रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोसेसर जो होगा सबसे पहले मेन फंक्शन को पकड़ेगा। ओके, मेन फंक्शन क्या करेगा, वो यूज़र के सामने उसकी जो स्क्रीन होगी वहाँ पे डिस्प्ले करके यूज़र से पूछेगा व्हाट यू वांट टू डू। और इस केस में यूज़र ने क्या बोला कि मुझे तो मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करना है। यूज़र क्या बोला, अकाउंट बैलेंस चेक करना। अब ये काम करने के लिए दो फंक्शंस की ज़रूरत थी। पहले मेन फंक्शन को अगर यूज़र से कुछ कहना है वो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेगा, और अगर यूज़र को कुछ मेन फंक्शन को कहना है तो स्कैन फंक्शन का यूज़ होगा। अब ये दोनों फंक्शन कहाँ से आएंगे, ये दोनों फंक्शन रेडीमेड कैटेगरी का फंक्शन है। यानी कि हम फंक्शंस को और भी दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो फंक्शन होंगे उन्हें हम और दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी होगी वो होती है रेडीमेड फंक्शंस की, जो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। ओके, इन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन या फिर इन बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन या फिर इन बिल्ट फंक्शन। और ये जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी के फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन या फिर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। यानी हम डिफाइन करते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे बिल्ट इन कैटेगरी में कौन कौन सा फंक्शन आ गया हमारे पास, बिल्ट इन कैटेगरी में हमारे पास फंक्शन आ गया प्रिंटफ और स्कैनफ। ओके,
और यूज़र डिफाइंड की कैटेगरी में कौन सा फंक्शन चला जाएगा, यूज़र की कैटेगरी में जो है बैलेंस चेकिंग का फंक्शन है वो चला जाएगा। ठीक है, बैलेंस चेकिंग का जो फंक्शन है वो चला जाएगा। तो इनबिल्ट फंक्शन कहाँ पे मिलेंगे मुझे, इनबिल्ट फंक्शन मुझे मिलेंगे हेडर फाइल के अंदर। तो अगर मुझे किसी भी इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन से हेडर फाइल में होता है। अगर मुझे हेडर फाइल का नाम पता चल गया तो मैं stdio.h की हेल्प से उन दोनों हेडर फाइल दोनों हेडर फाइल नहीं, हेडर फाइल और हमारे जो मेन कोड है उस कोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं हैश इंक्लूड की हेल्प से। जब ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, अब क्या हो गया, एक चैनल क्रिएट हो गया है कि मेन फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन जो जो भी कोई मेन फंक्शन या फिर कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन वो इस टनल की हेल्प से stdio.h हेडर फाइल में जाएगा और वहां से जाके जितने भी फंक्शन होंगे उनमें से किसी भी फंक्शन को रन करके रिटर्न वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर 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 मुझे printf और scanf करना होगा तो ये प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट टू स्टेप में क्या हो रहा है, यूजर से फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यूजर से कंप्यूटर जो है वो printf फंक्शन की हेल्प से पूछ रहा है कि उसे क्या करना है। सेकेंड स्टेप में scanf की हेल्प से यूजर क्या करेगा, वो कंप्यूटर को बताएगा कि मुझे मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करना है। जैसे ही मेन फंक्शन को ये बात पता चलेगी कि यूजर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना चाह रहा है, अब क्या होगा, अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ जाएंगे और मेन क्या करेगा, बैलेंस फंक्शन को कॉल करेगा। बैलेंस फंक्शन प्रोसेसर की हेल्प से रैम के अंदर जाएगा, चेक करेगा कि अभी कितना बैलेंस है। जैसे वो बैलेंस का अमाउंट पता होगा, बैलेंस फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन को चीज़ें रिटर्न कर देगा। जैसे ही आंसर मेन फंक्शन को मिल गया, मेन फंक्शन क्या करेगा, अगेन प्रोसेसर और रैम की हेल्प से वो वैल्यू को रीड करके फाइनली जो आंसर होगा वो यूज़र को डिस्प्ले कर देगा। ओके, अब इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंपल मतलब यही है कि मैं मेरे प्रोग्राम को एक बड़ा फंक्शन बनाने के बदले छोटे 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 स्मॉलर स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो अगर मैं ये जो मैंने सैम्पल डॉट सी की फाइल बनाई है उसे इन 3-4 फंक्शंस में ब्रेक करने के बदले चाहिए तो मैं एक बड़ा सा मेन फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर भी सारी की सारी कोडिंग लिख सकता हूँ। तो इस केस में मैं मेरे प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली सारा का सारा कोड यानी प्रिंटफ का भी कोड, बैलेंस का भी कोड, डिपॉजिट का भी कोड, स्कैनफ का भी कोड, सारा का सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। यानी ये फाइल जैसे स्ट्रक्चर नहीं होगी कि हेडर फाइल के अंदर से कुछ फंक्शन आ रहे हैं या फिर मेन के बाहर भी कुछ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सेटअप नहीं होगा अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो अप्रोच होगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ़ायदा है कि हम हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये पार्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल। प्रोसीजर ओरिएंटेड का बेनिफिट किसे होगा, यूजर को कोई बेनिफिट एज सच नहीं होगा, क्योंकि चाहे मैं एक बड़े से मेन प्रोग्राम में सब कुछ लिख दूं या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करूं, यूजर को तो उससे आउटपुट से मतलब है। ठीक है, बट जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर इन फ्यूचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कि जो डेवलपर्स होंगे जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। उन्हें जो कोड होगा वो पीसेस में दिखाई देगा, ना कि एक बड़े से पाइलअप में दिखाई देगा। तो पीसेस में क्या होगा, अगर कहीं पे मिस्टेक होती है तो हमें वो स्पेसिफिक पीस में जाना है और उसी को ही ठीक करना है। ठीक है, तो जैसे एक डॉक्टर होता है, उसे कहेंगे कि पूरे बॉडी में प्रॉब्लम है कहीं पे, वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं स्पेसिफिक पार्ट बताएंगे कि उसे उसके आंखों में प्रॉब्लम है या फिर दिमाग में प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक जगह पे जाके ढूंढ के एग्जैक्ट कॉज को निकाल के पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर सकता है। तो डेवलपर्स भी काइंड ऑफ डॉक्टर होते हैं जिनके पास अगर कोई बीमार कोड आएगा, अगर वो पीसेस में होगा तो वो स्पेसिफिक पीस को ढूंढ के उस पीस को रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होगी। इन केस कुछ भी इश्यूज होगा देन आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।